आप सभी को जोहार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं जेटेड हिंदी पेपर की प्रैक्टिस क्लास। उससे पहले नए सिलेबस को देख लेते हैं हम लोग 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए। ये 1 to 5 का सिलेबस है। इसमें नंबर क में है भाषाई समझ एवं निष्कर्ष। इसके अंतर्गत है अपठित उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश और व्याकरण के अंतर्गत है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि। और ख में है शिक्षा शास्त्रीय आयाम। इसके अंतर्गत है भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल और समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयों और विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उपादान और लास्ट है उपचारात्मक शिक्षण। और 6 to 8 में बस दो चीज जोड़ा गया है, समास और संधि। बाकी सारा कुछ एक जैसा ही है। पहला सवाल है, हिंदी भाषा में संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रिया, ऑप्शन बी शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताता है, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो ये काफी आसान सा सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द जो व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताता है उसे संज्ञा कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 2 है, पढ़ाई शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाचक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक। पढ़ाई किसी भाव या कार्य का नाम है, इसलिए यह भाववाचक संज्ञा। सवाल नंबर 3 है, कौन सा वाक्य सरल वाक्य है? ऑप्शन ए है राम स्कूल गया, ऑप्शन बी राम स्कूल गया और सीता बाजार गई, ऑप्शन सी जब राम स्कूल गया तब सीता बाजार गई, ऑप्शन डी स्कूल जाने के बाद राम ने पढ़ाई की। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राम स्कूल गया। इसका 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन ए, राम स्कूल गया। अब बाकी के जो ऑप्शंस है वो हमारे संयुक्त वाक्य में आएंगे, जिसमें दो वाक्य जुड़ा हुआ है। जैसे बी नंबर, राम स्कूल गया और सीता बाजार गई, ये नहीं होगा। सी नंबर है, जब राम स्कूल गया तब सीता बाजार गई, ये भी नहीं होगा। और नंबर डी, स्कूल जाने के बाद राम ने पढ़ाई की, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सरल वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, राम स्कूल गया। सवाल नंबर 4, संधि में कौन सा बदलाव होता है? ऑप्शन ए है केवल शब्द का अर्थ, ऑप्शन बी है दो शब्दों के मिलने पर उच्चारण और रूप में बदलाव, ऑप्शन सी केवल क्रिया का रूप, ऑप्शन डी केवल वाक्य का क्रम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन बी, दो शब्दों के मिलने पर उच्चारण और रूप में बदलाव आता है। संधि में दो शब्द मिलने पर ध्वनि या रूप में परिवर्तन हो जाता है। इस वजह से ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा। सवाल नंबर 5, मैंने किताब पढ़ी में क्रिया कौन सी है? ये तो काफी आसान है। ऑप्शन ए है मैंने, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी पढ़ी, ऑप्शन डी नन। तो क्रिया तो आप लोगों को पता ही है कि किसी भी कार्य का बोध जो होता है वह क्रिया कहलाता है। तो यहाँ पर कार्य क्या किया जा रहा है? तो पढ़ना कार्य किया जा रहा है। इस वजह से नंबर सी जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षण के दृष्टिकोण से भाषा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है नंबर ए केवल शब्द याद करना, ऑप्शन बी पढ़ना लिखना बोलना और समझना, ऑप्शन सी व्याकरण रटना और ऑप्शन डी केवल बोलना। अच्छा, इसमें एक ट्रिक भी है कि अगर ऐसा इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें आपका, जैसे यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन में है केवल शब्द याद करना, ऑप्शन डी में है केवल बोलना, तो जहाँ पर केवल शब्द आ जाता है तो आप उसको छोड़ देंगे। यानी कि आप ये समझेंगे कि वो हमारा आंसर तो होगा ही नहीं, क्योंकि केवल जो है, केवल शब्द सीमित करता है, किसी भी चीज को सीमित करता है। तो इस वजह से हम लोगों को केवल शब्द को छोड़ देना है, यानी कि ये हमारा उत्तर नहीं होगा और ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा? नंबर बी, व्याकरण रटना तो होगा ही नहीं।
तो पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीता ने सुंदर चित्र बनाया में विशेषण कौन सा है? ऑप्शन ए है सीता, ऑप्शन बी सुंदर, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी बनाया। तो विशेषण का तो अर्थ पता ही होगा। विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर सीता जो है वह संज्ञा है, सीता संज्ञा है, और सीता ने सुंदर चित्र बनाया, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सुंदर। सुंदर जो हो जाएगा वह विशेषण कहलाएगा, क्योंकि संज्ञा का विशेषता बता रहा है। तो कौन सा शब्द बता रहा है? सुंदर शब्द बता रहा है। इस वजह से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुंदर। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालकों की हिंदी भाषा कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो कुछ देर पहले ही हम लोगों ने देखा था कि जहाँ पर केवल आता है उस ऑप्शन को हम लोग को हटा ही देना है मैक्सिमम केस में। तो नंबर 1 है केवल किताबें पढ़ना, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर नंबर सी है रटकर शब्दों को याद करना, तो ये भी गलत है। और नंबर डी है केवल व्याकरण पढ़ना, तो यहाँ भी केवल आ गया, इसको भी हटा देना है। तो हमारा ऑप्शन बी बच रहा है, कहानी, गीत और संवाद के माध्यम से सिखाना। तो ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। तो 8 नंबर का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कहानी, गीत और संवाद के माध्यम से सिखाना। कहानी, गीत, संवाद और गतिविधियों से भाषा कौशल अधिक प्रभावी ढंग से विकसित होता है। इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सवाल नंबर 9 है, मैंने पढ़ाई की इसलिए अंक अच्छे आए। इस वाक्य का प्रकार क्या है? ये कौन से वाक्य में आएगा? सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए है सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी अव्याकरण, ऑप्शन डी अपूर्ण वाक्य। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, क्योंकि इसमें दो मुख्य विचार है, जो इसलिए जो यहाँ पर ये शब्द आया है, इसलिए इसके द्वारा इसके द्वारा वह जुड़ा हुआ है। मैंने पढ़ाई की इसलिए अंक अच्छे आए, इस वाक्य का प्रकार पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा यह संयुक्त वाक्य। ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 10 में है, बालकों की भाषा सिखाने में संवाद विधि का लाभ क्या है? अब संवाद विधि क्या होता है कि एक दूसरे से बात करना, कि कोई एक बच्चा है, वो सामने किसी और से बात कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में आ गया केवल। तो केवल वाला जहाँ पर आता है उसको तो पहले हटा देना है। केवल व्याकरण सुधारना बिल्कुल नहीं। नंबर सी में है केवल पढ़ाई बढ़ती है, ये भी खत्म हो जाएगा। शब्द याद करना तो रटना तो है नहीं, ये भी खत्म। तो बी नंबर हो जाएगा सोचने और बोलने की क्षमता बढ़ती है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोचने और बोलने की क्षमता बढ़ती है। सवाल नंबर 11, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी अयोग्यवा, ऑप्शन डी वर्ण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण। शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, जिसको और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, क हो जाएगा, स हो जाएगा, और ये सारे वर्ण मिलकर ही तो शब्द बनते हैं। इसलिए शब्द की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। क्वेश्चन नंबर 12 है, नदी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो नदी जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा जातिवाचक। नदी हो जाएगा जातिवाचक, सिंपल है। सवाल नंबर 13 है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ऐसा वाला जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग अपने में उसको बोल कर रिकॉल करके देख लें। नंबर ए है कथन, ऑप्शन नंबर बी संदेश, ऑप्शन नंबर सी बात, ऑप्शन नंबर डी निर्देश। अब यहाँ पर क्या है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए है, तो कथन क्या किया जाता है? कथन कहा जाता है, यह हो जाएगा पुल्लिंग। संदेश, संदेश क्या है? संदेश भी दिया जाता है, ये भी हो जाएगा पुल्लिंग। अब निर्देश, निर्देश भी क्या है कि दिया जाता है, यह भी हो जाएगा पुल्लिंग। तो अब बच गया ऑप्शन नंबर सी बात, तो बात बताई जाती है, तो यह हो जाएगा स्त्रीलिंग। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बात। बात यहाँ पर स्त्रीलिंग है।
सवाल नंबर 14 है, मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो समास जो होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, सोना कौन सा संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए है समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर सी भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक। तो सोना जो है यह हो जाएगा द्रव्यवाचक। इसमें जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, सोना, चांदी, तांबा, अल्युमिनियम, लकड़ी, पानी, घी, तेल आदि ये सभी जो है वह द्रव्यवाचक में आएंगे। इसलिए इसका सही उत्तर है द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अभिजात्य का विलोम होगा, यानी कि अभिजात्य एक शब्द है, उसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कुलीन, ऑप्शन नंबर बी अकुलीन, ऑप्शन नंबर सी सामान्य, ऑप्शन नंबर डी वंचित। तो कभी कभी अभिजात का अर्थ भी पूछा जाता है किसी भी सवाल में। तो पहले हम लोग को यहाँ पर अभिजात का अर्थ जानना होगा कि अभिजात का मतलब क्या होता है। तो अभिजात का अर्थ होता है जो ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं, जो ऊंचे कुल के होते हैं, तो उन्हें अभिजात कहा जाता है। और अभिजात का अर्थ होता है कुलीन। अभिजात का अर्थ होता है कुलीन। यहाँ पर पूछा जा रहा है अभिजात का विलोम क्या होगा, तो कुलीन का विलोम हो जाएगा अकुलीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकुलीन, ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन नंबर ए देवासुर, ऑप्शन नंबर बी महिषुर, ऑप्शन नंबर सी पुरंदर, ऑप्शन नंबर डी महेश। तो पर्यायवाची का अर्थ होता है, पर्याय का मतलब हो गया समान और वाची का मतलब हो गया अर्थ बताने वाला। तो समान अर्थ बताने वाला हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, चपला का समानार्थी शब्द, यानी एक समान अर्थ बताने वाला। चपला को हम लोग बिजली भी कहते हैं, चपला को हम लोग सौदामिनी भी कहते हैं, दामिनी भी कहते हैं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामिनी। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक शिक्षक दृष्टिबाधित छात्र को अधिगम में किस विधि द्वारा मदद कर सकता है? यानी कि एक शिक्षक जो है, जो विद्यार्थी देख नहीं पाता है, जो अंधा है, उसे वह पढ़ाने में किस विधि से मदद कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है श्रव्य दृश्य, श्रव और दृश्य दोनों, बी नंबर श्रव, सी नंबर दृश्य और डी नंबर सभी। जो दृष्टिबाधित छात्र होता है वह देख नहीं पाता है, तो क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें श्रव्य और दृश्य दोनों है। अंधा जो बच्चा रहेगा वह तो देख नहीं पाएगा। ऑप्शन नंबर सी दृश्य, देखने या देखने वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है सभी, तो सभी तो यहाँ होगा ही नहीं। जब यहाँ पर ए गलत हो गया, सी गलत हो गया, तो डी तो फिर होगा ही नहीं। तो बचा कौन? बी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी श्रव्य सही हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रव। क्वेश्चन नंबर 20 है और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। अब व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सा सबसे बेहतर विधि यहाँ माना गया है? ऑप्शन नंबर ए पुस्तक विधि, ऑप्शन नंबर बी सूत्र विधि, ऑप्शन नंबर सी आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी निगमन विधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा आगमन विधि, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक विधि भी है और खोज आधारित विधि भी इसे कहते हैं। ये उदाहरण से नियम की तरफ चलती है और यह तर्क पर भी आधारित रहती है। इस वजह से हमारा सही उत्तर हो जाएगा आगमन विधि। और निगमन विधि जो है यह नियम से उदाहरण की ओर चलती है, तो इस वजह से आगमन विधि ज्यादा बेहतर विधि है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा नंबर सी। उम्मीद है कि आपको आज की ये टेट हिंदी क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। जेटेट से जुड़े सभी विषय, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, पेडागोजी हो या मैथ्स हो या खोटा भी हो, सभी के प्रैक्टिस सेट एक ही जगह आपको मिलेगा।
और वो भी काफ़ी आसान भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी जेटेट तैयारी को बनाइए 100% मजबूत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय और नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।